हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मूविंग चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके थे। जैसे पता है, जब द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। और मूविंग चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ चार्ज। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेशनरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्लास 11th में एक नेचुरल फोर्स के बारे में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यदि दो पार्टिकल हो जिनके मासेस सिमिलटेनियसली m1 एंड m2 हो और इनके बीच का जो डिस्टेंस वो r हो, तो पता है इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का काज क्या होता है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो काज होता है वो मासेस, जब दो पार्टिकल जिनके पास मासेस होगा उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, और F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। हम लोग देखेंगे क्या नेचर में केवल एक ही टाइप का एक ही टाइप का फोर्स पाया जाता है, नेचर में कोई और भी फोर्स, किसी दूसरे टाइप के भी फोर्स पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि यदि इस चाक को यदि हम फील्ड छोड़ दें तो ग्राउंड की तरफ मूव करता है, उसका काज क्या होता है कि इस पर अर्थ जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो चार्ज पार्टिकल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अर्थ के सेंटर से दूर की तरफ। तो जब किसी भी इस चार्ज को हम ऐसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो जो चार्ज होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है जिसके कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और हम यदि बात करें कि यदि इसी चार्ज के पार्टिकल को यदि हम जब कभी भी ऐसे बोर्ड पर यदि हम चार्ज के पार्टिकल जैसे लिखते हैं तो ये जो पार्टिकल जो बोर्ड के कांटेक्ट में होता है, हमें पता है कि इस पार्टिकल हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करें कि ये चाक से यदि हम बोर्ड पर लिखते हैं तो जो चाक का पार्टिकल जो बोर्ड के कांटेक्ट में होता है, हम देखते हैं वो जो चार्ज का पार्टिकल होता है वो बोर्ड के साथ स्टिक कर जाता है। हमें पता है कि इस चाक के पार्टिकल और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये चाक का पार्टिकल ग्राउंड की तरफ और अर्थ के सेंटर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ये बोर्ड के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। तो इसका मतलब हम बात करें कि बोर्ड और चाक के पार्टिकल के बीच और चाक के पार्टिकल और अर्थ के बीच में अर्थ और चाक के पार्टिकल के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बोर्ड और चाक के पार्टिकल के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है। तब भी हम देखते हैं चाक का पार्टिकल जो होता है वो ग्राउंड की तरफ मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोई एक और फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इस पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है इस पर तो ये चाक का पार्टिकल जो होता है, पता है क्योंकि चाक के पार्टिकल और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो चाक के पार्टिकल और बोर्ड के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो इसकी एक ही मीनिंग हो सकती है कि यहाँ पे कोई एक अन्य फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, जिसके कारण ये जो पार्टिकल है वो इसके साथ स्टिक कर जा रहा है। तो अब ये फोर्स
हम देखते हैं कि ये जो चार्ज का पार्टिकल है, चार्ज के पार्टिकल को बोर्ड अपने साथ क्लिंग करके रखता है। ये फिक्स हो गया है कि मतलब बोर्ड और चार्ज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पार्टिकल जो है इसके साथ चिपक कर नहीं रह सकता है। ये एक सेकेंड टाइप का एक अदर टाइप का नेचुरल फोर्स होता है जिसके कारण ये बोर्ड जो है चार्ज के पार्टिकल को अपने साथ क्लिंग करके रखता है। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि जब प्लास्टिक की राड को हम ड्राई हेयर के साथ रफ करते हैं, प्लास्टिक की राड को यदि हम ड्राई हेयर के साथ रफ कर हम कभी ऐसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो प्लास्टिक की इस राड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जब और देखा गया जैसे मतलब जब ग्लास की राड को हम कार्टन की क्लॉथ के साथ रफ करते हैं तो ग्लास का राड भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को और कार्टन का क्लॉथ भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट हम ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट, एबोनाइट की छड़ को हम उलन क्लॉथ से रफ करते हैं तो हम देखते हैं कि एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की राड और उलन क्लॉथ दोनों में क्वालिटी आ जाती है कि वो पेपर के छोटे छोटे पेपर के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट को आपस में हम रब करते हैं, जैसे ग्लास और कार्टन के क्लॉथ को हमने आपस में रब किया तो ग्लास और ये भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और क्लॉथ भी जो है वो भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और हम जब इन दोनों के बीच भी ये भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और क्लॉथ भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हम देखते हैं कि जब प्लास्टिक की राड को ड्राई हेयर्स के साथ रफ करते हैं तो इसमें से अपने से हल्के और स्मॉल पार्टिकल पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि जब ग्लास की राड को यदि हम कार्टन के क्लॉथ के साथ जब रब करते हैं तो कार्टन के क्लॉथ और ग्लास के राड दोनों में अपने से हल्के और स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी आ जाती है। हम देखते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें रब करने के बाद अपने से हल्के तथा स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी आ जाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस। हम देखते हैं ये जितना हम यहाँ पर ये सब 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कि चार्ज कितने प्रकार का होता है और क्या रीजन होता है कि किस चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और किन चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। तो हमें इतना पता है कि बिना मैटर के कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जब तक मैटर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्सटेंस नहीं होगा, तब तक कभी भी वो चार्ज नहीं होगा। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगता है। जब हमने देखा कि प्लास्टिक की राड को हम ड्राई हेयर के साथ जब रफ करते हैं तो इसमें क्वालिटी आ जाती है कि ये पेपर के छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस। और हमें पता है कि ये चार्ज तभी हो सकता है जब इसके पास सब्सटेंस होगा। और जब ये सब्सटेंस हम कैसे हम पता करेंगे ये 2 राड दिया हो, एक राड यहाँ पर हो और एक राड यहाँ पर हो, तो हम ये कैसे बात करेंगे कि कौन इलेक्ट्रिकली चार्ज सब्सटेंस है, कौन इलेक्ट्रिकली चार्ज राड है और कौन इलेक्ट्रिकली चार्ज राड नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए इसमें कौन सा राड इलेक्ट्रिकली चार्ज है और कौन सा राड इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, हम दोनों राड के पास ऐसे पेपर के पीसेस को लेकर जाते हैं। जो इस पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है और जो नहीं अट्रैक्ट करता वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। तो हमें पता है कि जब राड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है, स्मॉल पीसेस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें पता है कि यदि हमें डेफिनेशन देनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हम लोग ये पढ़े थे क्लास 10th में कि जो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो
ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम ये बात करेंगे कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, सभी फिनोमिना को हम समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं ग्लास की रॉड ले लेते हैं और एक हम रॉड लेते हैं एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं। ग्लास की रॉड को हम कॉटन की क्लॉथ के साथ रफ करते हैं। ग्लास की रॉड को हम कॉटन की क्लॉथ के साथ रफ करते हैं। हम देखते क्या है कि जब ग्लास की रॉड को हम कॉटन के क्लॉथ के साथ रफ करते हैं, कॉटन के क्लॉथ के साथ रब करते हैं और रब करके इसे हम एक थ्रेड की सहायता से ऐसे एक ऐसे हैंग कर देते हैं। थ्रेड की सहायता से हम हैंग कर देते हैं और एक दूसरा हम ग्लास का रॉड लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं कि उसी कॉटन की ग्लास से रब करते हैं और रब करने के बाद अब हम इस ग्लास के रॉड को इस ग्लास के रॉड को इस थ्रेड के हेल्प से जिस रॉड को हमने हैंग किया उसके क्लोज लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो रॉड होती है ये रॉड दूर हट जाती है। तो हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि एगोनाइट की छड़ लेते हैं। एगोनाइट की छड़ को हम एक बार वूलन ग्लास से रब करते हैं। रब करने के बाद इसे भी हम एक थ्रेड के हेल्प से ऐसे हैंग कर लेते हैं और इसके पास अब दूसरा एक हम एगोनाइट की रॉड लेते हैं और एगोनाइट की रॉड लेते हैं और इसे भी वूलन ग्लास से जब रब करते हैं, रब करने के बाद हम इस रॉड के समीप ये वाला रॉड लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं ये भी रॉड जो होती है दूर हट जाती है। तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि जब एक ही ऑब्जेक्ट को हम एक ही मेथड के द्वारा जब हम चार्ज करते हैं, रब करते हैं, तो और उन दोनों ऑब्जेक्टों को हम एक दूसरे क्लोज लेकर आते हैं तो उनके बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। जब किसी एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही सब्सटेंस के दो ऑब्जेक्ट को हम एक ही मेथड द्वारा जब रफ करते हैं और उन दोनों रॉड को एक दूसरे के क्लोज लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं उनके बीच कैसा फोर्स कार्य करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करता है। तो एक अब यही रॉड, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम ये एबोनाइट की रॉड को हम चार्ज करके एबोनाइट की रॉड को हम चार्ज करके ग्लास की रॉड के पास लेकर आते हैं, तो इसमें जो होता है ये देखते हैं कि ये जो रॉड होती है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब एक इसके तरफ ये जो रॉड होती है, तो यहाँ भी देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रूफ होता है कि जो चार्ज और बाकी किसी भी अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें, उनको हम यदि किसी भी प्रकार से यदि रब करें ग्लास की रॉड के पास, ग्लास की रॉड को हम कॉटन की ग्लास से रब करने के बाद जब थ्रेड की हेल्प से ऐसे हैंग कर देते हैं और इसके क्लोज जब हम दूसरा ग्लास का रॉड लेकर जाते हैं, उसे भी मतलब ग्लास से रब करने के बाद तो पता है दोनों ग्लास के रॉड को हमने एक ही मेथड द्वारा मतलब रब किया है, तो इस पर जो चार्ज का नेचर होगा और इस पर जो चार्ज का नेचर होगा, दोनों पे जो चार्ज का नेचर होगा वो समान होगा, सेम होगा। तो हम देखते क्या है कि ये जब ऐसे इस रॉड को हम इस रॉड के क्लोज लेकर जाते हैं, तो ये वाला रॉड जो है इस ग्लास के फर्स्ट रॉड को क्या करता है, रिपेल करता है। इसी प्रकार हमने क्या किया कि एबोनाइट की रॉड को वूलन ग्लास से जब रब किया, रब करने के बाद हमने थ्रेड के हेल्प से हैंग कर दिया और इसके क्लोज जब हम दूसरे एबोनाइट की रॉड लेते हैं और उसे भी वूलन ग्लास से रब करते हैं और इसकी क्लोज लेकर जाते हैं, तो देखते हैं ये भी इसको रिपेल करता है। हमें पता है कि इस रॉड को और इस रॉड को हमने एक ही मेथड द्वारा चार्ज किया है, तो दोनों पे जो चार्ज का नेचर होगा वो सेम होगा। हम देखते हैं कि जब चार्ज का